हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अनअकैडमी पे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग को। और कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एकदम बेसिक्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग को, जिसमें हमने आरबीआई, एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड मीनिंग ऑफ मनी को कवर करा था। और आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद द कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। So it is very important from your money and banking chapter and from your UPSC examination, UPSC CSE examination also, and of course the other examinations that are related to UPSC. तो आज की वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखो, क्योंकि वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करे गए हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो इफ यू आर समवन जो आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अगर तो सबसे पहले पुराना वीडियो देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे जंप करो, ये वाला वीडियो देखो, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर लिंकेज जो है वो ऐसे ही क्रिएट होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का अगर मैं मीनिंग देखूं तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। Since you have done money and banking, you have a basic understanding of money and banking, तो you have to understand कि जो monetary policy है, इसका वर्ड देख के ही आपको समझ आनी चाहिए कि जो monetary policy है, it is something that is related to money, because there is a word there which is known as monetary. तो monetary policy क्या हुआ? It is something, it is a policy that is related to money. बट अब आपको मेरे से पूछना चाहिए कि मैम मनी जो है, मतलब मनी में कैसे, मतलब मनी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? तो मॉनेटरी पॉलिसी टेक्स केयर ऑफ द मॉनेटरी सप्लाई, फिर यू कैन से मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, कि मनी की सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में, उसका ध्यान कौन रखता है, फिर उस चीज को मेजर कौन करता है? हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। एंड वन मोर थिंग, कि जो हमारी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन किससे क्रिएट होती है? अगर हमारी इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई है, तो इन्फ्लेशन को भी या फिर प्राइस स्टेबिलिटी को भी कौन कंट्रोल करता है, या फिर कौन मेजर करता है, कौन ध्यान रखता है? दिस इज अ टास्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ओनली। ठीक है, तो एक सिंपल मीनिंग जो है मैंने आपको समझाया कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। बट अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन देखूं तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी बोलती है दैट इट इज अ सेट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट इज डिजाइन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? विच इज नोन एज एपेक्स बैंक, हमारा एपेक्स बैंक विच इज आरबीआई। ठीक है, तो हमारी आरबीआई की, दिस हैज बीन डिजाइन्ड बाय आरबीआई टू मैनेज द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जो हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आती है मार्केट में, एंड टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, एंड यू कैन से टू मेंटेन इन्फ्लेशन एंड टू मेजर मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तो है एक बेसिक सा मीनिंग कि मनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसके रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। बट अगर हम इसकी और बात करें, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी टाइप्स क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ना कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, और अगर आप एक्सपैंड वर्ड को देखोगे, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या बोलता है कि कोई चीज अगर सिकुड़ रही है, कोई चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या हो रही है कि समथिंग इज गेटिंग एक्सपैंडेड, समथिंग इज गेटिंग बिगर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू डिक्रीजिंग मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। नाउ यू शुड आस्क मी कि मैम ये कैसे होगा? ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूं, जो कि मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको देती आ रही हूँ, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेशन, तो मैंने उसमें आपको क्या बोला था कि मनी सप्लाई अगर ज्यादा होगी, अगर यहाँ पे मनी सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी ना मार्केट में। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इट मीन्स हमारी इन्फ्लेशन होगी मार्केट में। बट इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किसके लिए यूज होगी? मनी सप्लाई को कम करने के लिए। एंड वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, लोगों की पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा है, और आरबीआई को क्या करना है? लोगों की पॉकेट से पैसा वापस लेना है। और वही पैसा वापस लेने के लिए आरबीआई क्या करेगी? कौन सी पॉलिसी यूज करेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, अब आपको लिंकेज जो है वो क्रिएट हुई कि लोगों के पॉकेट में पैसा बहुत ज्यादा है, बट उसी पैसे को वापस लेने के लिए, लोगों की पॉकेट से पैसा वापस लेने के लिए आरबीआई ने एक टूल यूज किया, एक ट्रिक यूज करी, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो वो कैसे हम यूज करेंगे? नाउ वी ऑल नो
कि हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बट अगर मैं क्या करूं, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली आपसे बात नहीं ना करेगी कि मेरे को थोड़ा सा जो है मेरे को पैसे वापस दे दो, आपकी पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसे हैं मेरे को थोड़े वापस दे दो। तो आरबीआई इनडायरेक्टली जो है हमारे पॉकेट से पैसा वापस लेती है, बट वो कैसे लेगी? नाउ वी टेक लोन फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, हम होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, कोई भी तरह का लोन लेते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। अब आरबीआई क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होगा, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगी, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करूंगी, तो इट मींस मेरी पॉकेट से पैसा आरबीआई को, हम वी डू नॉट डायरेक्टली सेंड इट टू आरबीआई, वी टेक लोन फ्रॉम, वी टेक क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स इज द वन विच गिव्स अस क्रेडिट फैसिलिटी। अब क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? द लोन दैट वी टेक फ्रॉम बैंक्स। तो अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की, तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, और जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी तो हमारी पॉकेट से ईएमआई ज्यादा जाएगी बैंक्स को, और जब हम अपनी पॉकेट से ईएमआई ज्यादा भेजेंगे बैंक्स को, तो हमारे पास जितनी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है हमारी पॉकेट में, वो किसको वापस जाएगी? बैंक को वापस जाएगी। सो दिस शोज कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो हम जो है डिमांड करना कम करेंगे, है ना, क्योंकि अब हमारी पॉकेट से ज्यादा पैसा जा रहा है, अब हम अपनी कंजम्पशन पे जो है हम कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब पैसा जो है, जो हम कपड़े खरीदते थे जाके या कोई और चीज प्रोडक्ट खरीदते थे, अब वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? बैंक को जा रहा है। तो इट विल रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सिंस वी आर कंज्यूमिंग लेस, वी आर डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विसेज लेस, ठीक है। वेयर एज अगर मैं इसका एकदम ऑपोजिट वे में बात करूं, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है? अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इट मींस लोगों के जो पॉकेट में पैसा कम है, तो जो हमारी आरबीआई है वो क्या करेगी? लोगों के पॉकेट में पैसा भरना शुरू करेगी। बट उसके लिए गवर्नमेंट क्या, हमारे जो आरबीआई है वो क्या करेगी? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेगी। जब इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा लोन लेना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता लगे कि अभी जो है हमारा होम लोन फॉर से हमारा 8-9% के आसपास चल रहा है, बट सडनली आपको पता लगा कि आरबीआई ने क्या करा, इसको डिक्रीज करके 7% कर दिया, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बैंक्स, है ना, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गो टू बैंक, और वहां से आप पैसा उठाओगे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट क्या है? कम है, और आपको क्या करना पड़ेगा? ईएमआई कम पे करना पड़ेगा, और जब आपको ईएमआई कम पे करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? डिमांड भी ज्यादा करोगे। आप डिमांड भी ज्यादा करोगे, आप इन्वेस्ट भी ज्यादा करोगे, है ना, आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करोगे, जिससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी, लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा आना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये जो है एक अगर मैं एक सिंपल मीनिंग बताऊं आपको कॉन्ट्रैक्शनरी एंड हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी का, तो इसका सिंपल मीनिंग जो है वो यही है। बट अगर मैं इसका प्रॉपर और इन डेप्थ एनालिसिस करूं और इन डेप्थ इसको डिकोड करूं, तो हमारी एक्सपेंशनरी, हमारी जो अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हमारी क्या है, जिसमें हमने बात करी थी कि हमारी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम होगी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कहा जाता है? टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी पॉलिसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो कम हो रही है। अगर मैं और बात करूं पॉलिसी रेट की, तो हमने इसमें देखा था, क्या देखा था, कि यहाँ पे पॉलिसी रेट को, या फिर यू कैन से इंटरेस्ट रेट को जो है वो इंक्रीज करा गया है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी रेट को क्या करा गया है? इंक्रीज करा गया है। नेक्स्ट क्या बोलता है? दैट इट डिक्रीजेस द मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी क्या है? जो कैश है लोगों के हाथों में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करूंगी, तो क्या होगा? हमारे मार्केट की मनी सप्लाई, या फिर यू कैन से जो कैश है लोगों की पॉकेट से कम होगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही लिखा है दैट इट डिक्रीजेस द मार्केट लिक्विडिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी राइजेस एंड इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी, अगर मैं डोमेस्टिक करेंसी की बात करूं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड जो है वो राइज होती है, और इट इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट। ये भी चीज आपको याद रखनी है। और अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं, सो इट डिक्रीजेस एक्सपोर्ट्स एंड इट डिक्रीजेस इंपोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो है आपको चीजें याद रखनी है। वेयर एज अगर मैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात करूं
आई थिंक जो यहाँ पे दिस इज रिटन रॉन्ग, यहाँ पे इंक्रीज आएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे इंक्रीज आएगा, क्योंकि अगर हमारी मॉनेटरी सप्लाई, अगर लोगों के पॉकेट में पैसा कम होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है हमारा ज्यादा है, डिमांड कम है, और जब डिमांड कम है तो इट मींस हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम है, और इन्वेस्टमेंट कम है तो वी कैन से कि प्रोडक्शन भी इकोनॉमी में कम हो रही है ना, प्रोडक्शन भी कम है। तो अगर हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी कम होगी तो हम प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन क्यों करेंगे, और अगर प्रोडक्शन हम कम करेंगे तो इट मींस हमारा एक्सपोर्ट भी क्या होगा, कम होगा। वेयर एज इंपोर्ट्स जो है, हमारे इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। वेयर एज अगर मैं उल्टे केस की बात करूं, विच इज एक्सपेंशनरी मनी सप्लाई, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो उसको हम मनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस कैन हैपन कि आपको यूपीएससी किसी टाइम पे rather than mentioning contractionary and expansionary monetary policy, आपको mention क्या कर सकती है, वो tight and easy money policy, tight and easy monetary policy। तो ये चीज जो है हमेशा याद रखना। थर्ड पॉइंट क्या है, that it lowers the policy rate, ठीक है, it lowers the policy rate। अब हमने यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पे क्या करा गया है, इंक्रीज करा गया है। वेयर एज अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहाँ पे क्या करा गया है, रिड्यूस करा गया है। इट इंक्रीजेज द मार्केट लिक्विडिटी, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी तो इट मींस हमारी मॉनेटरी सप्लाई या फिर कैश इन हैंड ऑफ पीपल, कैश जो है हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, हमारा कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है, दैट इट डिमांड्स फॉर डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स एंड डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट। सिक्स्थ क्या है, दैट इट इंक्रीजेज एक्सपोर्ट्स, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करेंगे, बिकॉज हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, और अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मीन्स हम प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, और अगर हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इट मीन्स हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ज्यादा कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली विल लीड टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज इट विल डिक्रीज आवर इंपोर्ट्स, ठीक है। सो ये डिफरेंस एकदम क्लियर है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंस एकदम क्लियर है। और सिमिलरली अगर आपको और भी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है अपने सब्जेक्ट की, देन यू हैव टू कवर ऑल सब्जेक्ट्स, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम वन पर्टिकुलर एग्जाम ओनली, वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, यू हैव टू कवर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो उसके लिए यू हैव टू एनरोल इन दिस कोर्स, and if you use my code which is PS15, then you are going to get heavy discount on it, और आप जो है अपनी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर पाओगे, जहाँ पे आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी और आपको एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, while clearing your every doubt that you have। सो मॉनेटरी एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स, कि मॉनेटरी पॉलिसी तो हमने देख लिया, मीनिंग भी देख लिया, टाइप्स भी देख लिया, बट इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मॉनेटरी पॉलिसी तो है वो इकोनॉमी में लाई गई है, किस ऑब्जेक्टिव से। सो पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका, दैट इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम इकोनॉमिक ग्रोथ ही कैसे एनहांस करेगा, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। तो अगर मैं बात करूं हमारी ग्रोथ की, तो ग्रोथ वर्ड एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले जो आपको चीज याद करनी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस है, एंड फॉर दैट यू नीड टू रीवॉच माय वीडियो, जहां पे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एकदम प्रॉपर डिस्कशन करी है और एकदम डिफरेंस आपको बताया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बोथ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो इट मीन्स मैं जीडीपी की बात कर रही हूँ, है ना, जीडीपी की बात कर रही हूँ, मैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूं हमारी ग्रोथ की, तो इट मींस अगर हमारी इकोनॉमी में या फिर अगर हमारी इकोनॉमी में एक प्रॉपर एक बैलेंस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी में एकदम बैलेंस तरीके से चीजें होंगी तो क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हम प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगी तो इट मींस हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस क्रिएट करने में, कि हमारी इकोनॉमी में एकदम बैलेंस रहे,
ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना ज्यादा डिफ्लेशन हो, क्योंकि दोनों का जो है वो गंदा इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। तो अगर हमारी इकोनॉमी बैलेंस तरीके से चलेगी देन इट विल प्रमोट इन्वेस्टमेंट, it will promote investment, and further it will increase our production of goods and services, which is going to create impact, and it is going to create a proper economic growth of our country. तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट, ये जो पॉइंट है वो याद रखना है। सेकंड क्या है, दैट इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से समझा था कि अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में और अगर हम अपने वेरियस टूल्स यूज करेंगे, पॉलिसी रेट जो हमारा इंटरेस्ट रेट है अगर हम उसको कम करेंगे, अगर हम उसको जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में देखा था, हमने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या देखा था कि अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो हमारी मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, हमारी मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी मार्केट में। तो यही चीज आपको याद रखनी है। और अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, इट इज गोइंग टू डिक्रीज इन्फ्लेशन। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज हेल्पफुल टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी सिमिलर टू इन्फ्लेशन ओनली। इन्फ्लेशन किससे आती है, अगर हमारी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्राइस ज्यादा हो तभी हमारी इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। वेयर एज अगर मैं उस चीज को स्टेबल कर दूं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करेगी मेरे को उस चीज को स्टेबल करने में, तो इन्फ्लेशन भी नहीं आएगी, मोर ओवर हमारा जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्या है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक बैलेंस तरीके से चलेगी, ना ज्यादा इन्फ्लेशन होगी ना ज्यादा डिफ्लेशन होगी, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज किसकी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। क्यों, क्योंकि हम जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है हमारा, और क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है, और अगर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा होंगी। तो ये जो है हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। वेयर एज अगर मैं बात करूं हमारे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की, ठीक है, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की, तो इसमें क्या आते हैं हमारे दो पार्ट्स, विच इज क्वांटिटेटिव मेजर्स एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स है क्या, सबसे पहले आपको याद रखना है इनका डिफरेंस क्रिएट कैसे करना है, कि जो हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स है, जो हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स है, दीज आर इन जनरल मेजर्स। ठीक है, दिस इज जनरल मेथड, दिस इज जनरल मेथड, दिस इज जनरल मेथड विच सेज कि अगर मेरे अगर इस रेट में या फिर जो क्रेडिट रेट में, जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट की बात करी थी, अभी हम वही चीज डिस्कस करेंगे, बट अगर इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी चेंज आता है देन इट इज गोइंग टू इफेक्ट द होल इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी को जो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है दैट इज इंक्लूडेड इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स। वेयर एज अगर मैं क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करूं तो ये क्या है, एक सिलेक्टिव मेथड इसको बोला जाता है, सिलेक्टिव मेथड इसको बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ सेक्टर्स को ही कवर करता है। ठीक है, इट कवर्स पर्टिकुलर सेक्टर ओनली। तो इसका प्रॉपर पहले डिफरेंस देखते हैं। सो इट इज हेल्पफुल टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या है, कि लोगों ने जो लोन लिया है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वन ऑफ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन इकोनॉमी वो क्या है, कि जो लोगों ने लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, जो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको कम या ज्यादा करके हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो उसी क्रेडिट के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। तो इट इज हेल्पफुल टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द एंटायर इकोनॉमी। क्या क्या यूज करके, फॉर एग्जाम्पल हमारा CRR है, SLR है, हमारा रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, अभी हम वही चीजें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको एक मीनिंग अंडरस्टैंड करना है तो यू कैन वॉच दिस, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि कैसे चीजें जो है वो क्रिएट होती है, कैसे हम चीजों को मैनेज करते हैं। सेकंड क्या है, दैट इट इज रेगुलेटेड, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द सिलेक्टिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तभी इसका नाम क्या है, सिलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। और क्या क्या यूज करके, फॉर एग्जाम्पल हम क्रेडिट रैशनिंग यूज करके, चेंजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल सुएशन, ये जो है हम अभी आने वाली स्लाइड्स में जो है एकदम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। बट if you want to take a screenshot of it, if you want to understand the difference between qualitative and quantitative measures, of course this is going to be very helpful for you. If you want you can take screenshot of it. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।
ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ से क्या है, हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पुराना आप पहले रिवाइज करो, फिर उसके बाद इन चीजों को ध्यान से समझना, इन चीजों को आराम से बैठ के समझना कि ये चीजें जो है, फिर ये जो टफ कॉन्सेप्ट्स है वो है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की, तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, कि हमारे बैंक्स में, या फिर अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं, तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है। तो उन डे टू डे मिसमैच को ध्यान रखते हुए, फिर उन डे टू डे मिसमैच को अरेंज करने के लिए या प्रॉपर उसको सॉल्व करने के लिए, वी हैव अ फैसिलिटी दैट इज गिवन बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स, व्हिच इज नोन एज liquidity adjustment facility. So it is a monetary policy tool which is used by the central bank to manage liquidity in the banking system. ठीक है, to manage liquidity in the banking system only, and this is what, this is day to day mismanagement of in liquidity. ठीक है, कोई ना कोई छोटा सा कोई चेंज आया है, ठीक है, कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट हुई है in credit या फिर in cash, तो that is solved through लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसके जो है दो रेट्स हैं, विच इज नोन एज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, वन इज रेपो रेट एंड अदर वन इज रिवर्स रेपो रेट। दिस इज लुकिंग मेसी, लेट्स रीड इट। तो वन इज रेपो रेट एंड अदर वन इज रिवर्स रेपो रेट। सो सबसे पहले रेपो रेट को देखते हैं, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेजिंग ऑर्डर। इसको क्या बोला जाता है? रीपर्चेजिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या आएगा, देन वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ये क्या करती है, अगर हम क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं बैंक्स में, ठीक है, हम क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं बैंक्स को, बट व्हाट इफ बैंक को लोन चाहिए, ठीक है, व्हाट इफ बैंक को अगर लोन चाहिए, तो बैंक किसके पास जाएगा? अपने बैंकर का जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई। तो बैंक किसके पास जाएगा? कमर्शियल बैंक किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। तो यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट व्हेन आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक्स, ठीक है, तो उसने क्या इसको दिया? मनी दिया, या फिर यू कैन से क्रेडिट दिया। बट अब एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब हम लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं, समझ लीजिए मेरे को हाउस लोन चाहिए, तो मैं वहां पे कोलेस्ट्रल में क्या रखूंगी, या मैं अपनी चीज गिरवी क्या रखूंगी वहां पे? हाउस। ठीक है, सिंस इट इज हाउसिंग लोन, तो मैं क्या करूंगी वहां पे एज अ कोलेस्ट्रल क्या रखूंगी? अपना घर। बट जब कमर्शियल बैंक को मनी चाहिए आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक वहां पे क्या रखेगा? बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या रखेगा? बॉन्ड्स। और यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, समझ लीजिए मैंने हाउसिंग लोन लिया, तो मेरे को कमर्शियल बैंक क्या बोलता है? ओके, टेक हाउसिंग लोन फ्रॉम मी, बट यू हैव टू पे इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल ऑफ 9% ऑन इट। तो मेरे को क्या पड़ा? अगर मैंने 50,000 का लोन लिया, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऑफ कोर्स यू नॉट गोइंग टू गेट अ होम फॉर 50,000, बट दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, और सिंपल अमाउंट लिया है ताकि आपको चीजें समझ आए। तो अगर मैं लेती हूँ लोन 50,000 का, तो मेरे को उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 9% उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस जो मेरा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये अमाउंट इकट्ठा करके मेरे को किसको देना पड़ेगा? हमारे कमर्शियल बैंक को। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब बैंक ने पैसा लिया, किससे? बैंक ने पैसा लिया आरबीआई से। बैंक ने पैसा किसको दिया? आरबीआई ने पैसा किसको दिया? बैंक को। बट बैंक क्या करेगा? अब रिटर्न भी करेगा आरबीआई को। ठीक है, और जब बैंक हमारा पैसा रिटर्न करेगा आरबीआई को, बैंक जब हमारा पैसा रिटर्न करेगा आरबीआई को, तो वापस में क्या देगा? मनी तो देगा जो इसने ली थी, प्लस इसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और आरबीआई इसको क्या वापस देगी? बॉन्ड्स, या फिर जो हमने कोलेट्रल, जो कमर्शियल बैंक्स ने एज अ कोलेट्रल दिया था आरबीआई को, उसको वापस करेगी आरबीआई। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। बट इन रिटर्न हमें जो हमारा जो कमर्शियल बैंक है उसको आरबीआई को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। पैसा जो उसने लिया है प्लस उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट उसके ऊपर। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो प्रोसेस है, फिर जो इंटरेस्ट रेट है, जो अमाउंट ऑफ मनी उसने लिया है, हम क्या लेते हैं? फॉर एग्जांपल हमने 10 साल का ले लिया, हमने लिमिट क्रिएट करी, बैंक ने हमारे लिए लिमिट क्रिएट करी कि 5 साल के लिए अमाउंट आप ये जो क्रेडिट ले सकते हो, या फिर आप 10 साल के लिए ले सकते हो। यहाँ पे जो है ये जो रेपो रेट है, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट।
सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने दिन के लिए, या तो 7 डेज के लिए, ठीक है, या फिर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा जो है बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले सकती है। तो ये जो है हमारा क्या, किसके बारे में हमने बात करी, रेपो रेट के बारे में। बट अगर मैं बात करूं किसकी, रिवर्स रेपो रेट की, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटली आरबीआई का या टोटली आरबीआई जो बैंक में जो एक आप बोल सकते हो डील हुई है उसका एकदम उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई के पास पैसा आएगा, आरबीआई के पास पैसा अपना लैंड करेगी कौन, हमारे नॉर्मल बैंक्स या फिर यू कैन से जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा लेगा किससे, बैंक से, विच इज आर कमर्शियल बैंक, ठीक है, विच इज आर कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे किसने दिया, बैंक ने किसको पैसा दिया, आरबीआई को, ठीक है। और इन रिटर्न आरबीआई ने क्या यहाँ पे रखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे क्या उसने रखा था, बॉन्ड्स रखे थे, बट आरबीआई ने कोलेटरल में यहाँ पे क्या रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, सिमिलरली जब आरबीआई बैंक को पैसा देगी तो उसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, मनी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, मनी प्लस इंटरेस्ट। और बैंक क्या इसको वापस करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक क्या वापस करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड अगेन ये भी क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा, क्या होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। सो अमंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो रेपो रेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। रेपो रेट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। अब अगर आप इस प्रोसेस में देखोगे, आप इस प्रोसेस में देखोगे कि हमें जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा है मॉनेटरी हमारा आरबीआई ने किसको, बैंक को, ठीक है। अगर मैं रेपो रेट की बात करूं, अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, बैंक ने किससे लोन लिया, आरबीआई से, ठीक है। बट इन रिटर्न आरबीआई ने क्या करा, कुछ इंटरेस्ट रेट उसको चार्ज करा। तो डोंट यू थिंक कि अगर आरबीआई, जो बैंक ने पैसा लिया है आरबीआई से, उसके ऊपर अगर जो हमारा आरबीआई है रेपो रेट को ज्यादा करेगा, अगर हमारा बैंक जो है, अगर हमारा बैंक जो हमारा आरबीआई है, अगर वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करेगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो हम लोग पे करते हैं। तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी तो इट मींस कमर्शियल बैंक को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा आरबीआई को, है ना। तो वो किसके ऊपर इसका इंपैक्ट डालेगी, कंज्यूमर के ऊपर, जो हम लोग क्रेडिट लेते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड आई टोल्ड यू कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमारी मॉनेटरी जो हमारी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो इन दिस वे, जैसा हमारा जो आरबीआई है जब वो कोई भी चेंजेस करती है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर, और जो कि क्या हेल्प करता है कंट्रोल करने में, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा तो इस तरीके से हम लोग पे इफेक्ट पड़ेगा और मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगी, स्टेबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नाउ इट वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली कि क्या है कि हमें कोलेटरल में चीजें रखनी पड़ रही है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करी मैंने, यहाँ पे मैंने बात करी बॉन्ड्स की। हमने क्या कहा कि हमें जो है वो चीजें रखनी पड़ेंगी गिरवी अगर हमें लोन लेना है, अगर हमें आरबीआई से लोन लेना है या हमें अपना पैसा जो है पार्क करना है आरबीआई में, तो हमें क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स देने पड़ेंगे। बट व्हाट इफ अगर हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो अनअवेलेबल है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे गवर्नमेंट जो हमारा आरबीआई है उसने डिसाइड करा कि ओके लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ गिविंग लोन, लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। बट यहाँ पे क्या होगा, कोलेटरल के लिए हम कोलेटरल जो है बिना लिए यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि बैंक्स अपना पैसा किसको दे रहे हैं, आरबीआई को, ठीक है। बैंक्स जो है अपना पैसा, बैंक क्या कर रहा है, अपना पैसा लैंड कर रहा है कहाँ पे, आरबीआई पे, ठीक है। सॉरी, बैंक्स ने किसको पैसा दिया, आरबीआई को, ठीक है। बैंक्स ने पैसा दिया आरबीआई को। बट इन रिटर्न हमारा आरबीआई क्या रख रहा था, रख रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बट यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कोलेटरल जो है वो नहीं होगा।
और जब आरबीआई को पैसा वापस करना है, जब आरबीआई को पैसा वापस करना है किसको, बैंक्स को जब पैसा वापस करना है तो वो कैसे करेगा, मनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा गया, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ही रिमूव करा गया, ताकि जो लिक्विडिटी है या फिर जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में वो मेंटेन, मतलब जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में उसको रोका जा सके। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कमर्शियल बैंक पे, अगर कोई दिक्कत आती है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर कमर्शियल बैंक टू रीच आउट टू आरबीआई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करा गया, एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का अरेंजमेंट करा गया, जिससे जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो अपना मनी पार्क कर सके इजीली अपने कहाँ पे, हमारे आरबीआई में, विदाउट गिविंग एनी कोलेस्ट्रल, ठीक है। नाउ इट इज नॉट यूज्ड नाउ बिकॉज उस टाइम पे जब हम, अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ टाइम ऑफ आवर पैंडेमिक सिचुएशन ओनली, जहाँ पे हमारा पैंडेमिक चल रहा था, और उस टाइम पे ये नीड जो है वो देखी गई थी कि जो हमारा अमाउंट है दैट शुड बी पार्क्ड टू द आरबीआई, जो हमारा कमर्शियल अकाउंट, जो हमारा कमर्शियल बैंक का अमाउंट है दैट शुड बी पार्क्ड टू आरबीआई, बट एक जो हमारा ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव करके, विच इज कोलेस्ट्रल सिस्टम, उसको रिमूव करके क्या करा गया, हमारे यू कैन से कि जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है उसको क्या करा गया, इनेबल करा गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मैंने बात करी कि अगर बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक है, उनको पैसे की जरूरत है तो वो जा सकते हैं आरबीआई के पास, बट डोंट यू थिंक कि अगर एक बैंक को जरूरत है पैसे की तो वो किसी और कमर्शियल बैंक के पास भी जा सकता है, ऑफ कोर्स यस। अगर किसी बैंक को जरूरत है पैसे की तो वो कहाँ पे जा सकता है, किसी और कमर्शियल बैंक के पास भी जा सकता है, बट व्हाट इफ अगर वो सिचुएशन भी खत्म हो जाए, ठीक है, अगर वो जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है अगर वो भी ना रहे, तो उसको किसके पास, जो एक कमर्शियल बैंक है उसको किसके पास जाना पड़ेगा, आरबीआई के पास, ठीक है। क्योंकि क्या करता है कि जिस बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है, जिस बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है उसके पास कौन आएगा, वो बैंक जिसके पास अमाउंट का डेफिसिट है, ठीक है। सो द डेफिसिट बैंक, सो द अमाउंट विद द डेफिसिट विल गो टू द सरप्लस वन, है ना, विल गो टू द सरप्लस वन। तो अगर ये चीज की अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर डायरेक्ट जो हमारा बैंक है वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। सो आर स्टैंडिंग जो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है दैट सेज दैट दे अलाउ लिक्विडिटी टू बी रेडिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैंक्स विद अ सरप्लस टू बैंक्स विद द सरप्लस बैंक्स टू द बैंक्स दैट हैव डेफिसिट, ठीक है। नाउ अ सिचुएशन कम्स हियर जहां पे banks may borrow money from other banks to ensure that they have enough liquidity from their immediate needs, or lend money when they have excess cash on hand. The interbank lending system is a short term, typically overnight and rare more than week. अब इस वर्ड को यहाँ पे याद रखना, बाकी हमने मीनिंग तो यहीं पे कवर कर लिया कि जो डेफिसिट बैंक है वो क्या करेगा, सरप्लस वाले को, जो सरप्लस बैंक है वो किसको देगा, जो सरप्लस बैंक है वो किसको देगा, डेफिसिट वाले को पैसा जो है वो देगा। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है विच इज इंटर बैंक लेंडिंग सिस्टम, ये हम आने वाली स्लाइड्स में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो सबको क्लियर है। उसके बाद क्या है, बैंक रेट। उसके बाद क्या है हमारा बैंक रेट। सो हमने अभी तक क्या कवर करा, हमने रेपो रेट देखा, हमने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखा। तो अब जो है हमारे पास एक रेट है विच इज नोन एज बैंक रेट, ठीक है। हमने पुराने कॉन्सेप्ट्स में क्या देखा था, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में क्या देखा था, दैट दे वर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दे वर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। बट बैंक रेट क्या करता है, बैंक रेट इज लिंक्ड टू लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। लैंड जो हमारा बैंक रेट है इट गिव्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। और यहाँ पे क्या है, दैट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज चार्ज बाय द आरबीआई ऑन द लोन दैट इज गिवन टू द कमर्शियल बैंक। और यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म है, नो कोलेस्ट्रल है, एंड इट इज चार्ज टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द लोन दैट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। ये तो है कि जो व्हाट इज रिटन देयर, और ये आप बुक्स में भी पढ़ लोगे, बट अगर इसको मैं डिकोड करूं तो सिंपल यही है कि आरबीआई जो है लोन देता है बैंक को, है ना, आरबीआई ने क्या करा, लोन दिया बैंक को,
और ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ मनी इसने दी है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी इसने दी है, बट यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज, कौन सी नीड को केटर करा जा रहा है कि आपकी, अगर आपको 1 साल के लिए ज्यादा पैसा चाहिए तो हमारे कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे कि सर मेरे को 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, तो आप जो है मेरे को ज्यादा लोन दे दीजिए, या फिर आप मेरे को 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दे दीजिए। बट इसमें क्या है कि कोई भी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा आरबीआई है वो क्या करता है, कोई भी कोलेटरल जो है वो नहीं मांगता। और बैंक को जब पैसा वापस करना है, बैंक को जब पैसा वापस करना है आरबीआई को, तो बैंक क्या करेगा, मनी जो ली थी वो वापस करेगा, प्लस क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट वापस करेगा। और जो ये इंटरेस्ट रेट है वही क्या है, हमारा बैंक रेट, ठीक है, ये क्या है, बैंक रेट। सो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या है, कि जो हमारा रेपो रेट है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट बैंक रेट दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। सो बैंक रेट यहाँ पे सभी को समझ आया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे रिजर्व्स की, ठीक है, हमारे रिजर्व्स की, क्योंकि आपको जो है हमेशा एक चीज याद रखनी है कि बैंक जो है, फिर कमर्शियल बैंक की आप बात करो, वो कुछ ना कुछ अपने पास रिजर्व रखता है, चाहे वो अपने पास रखे या फिर वो किसके पास रखे, आरबीआई के पास, ताकि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां पे कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो क्या करे, वो उन रिजर्व्स में से पैसा लेके यूज करे। जैसे हम अपनी पॉकेट मनी रखते हैं, है ना, हम अपने साइड में एक अमाउंट रखते हैं कि अगर हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा तो हम अपनी सेविंग से पैसे जो है वो खर्च कर सके। तो सिमिलर इज द केस हियर। रिजर्व्स क्या बोलते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ मनी दैट commercial banks either keep with itself or the amount of money that it reserves, that it keeps reserves with the RBI, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, दो तरीके से बैंक अपना मनी सेव करता है, या तो वो रिजर्व्स रखेगा अपने पास, या तो वो रिजर्व किसके पास रखेगा, आरबीआई को दे देगा कि ये मेरे रिजर्व्स हैं, अगर मेरे पर कोई भी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन आती है तो मैं अपने रिजर्व्स आपसे वापस लूंगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस के लिए क्या देखना है कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। बट आपको इनको याद कैसे करना है, पहला मैंने आपको बताया, वन इज समथिंग दैट जिसमें क्या करना है, कमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा रखना है, बट अनदर वन इज रिलेटेड टू कि बैंक को जो रिजर्व्स हैं वो किसके पास रखने हैं, आरबीआई के पास। तो इस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा वर्ड्स। एसएलआर है, इससे क्या होगा, सेल्फ, ठीक है, एस मीन्स सेल्फ, सिंस द जो प्रॉपर इसका डेफिनेशन है, प्रॉपर जो वर्ड है, इट इज स्टैच्यूटरी। बट मैं सिर्फ आपको याद करने को बता रही हूँ कि आप इन दोनों के डिफरेंस को याद कैसे रखो, क्योंकि दोनों जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है। एक में क्या है, अपने पास रखना है, दूसरे में आरबीआई के पास रखना है। बट जस्ट सो कि ये आपको वर्ड्स दोनों कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, आप इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एस फॉर इज सेल्फ। सो सेल्फ में क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व्स किसके पास रखेगी, अपनी पॉकेट में। तो जो दूसरा है, जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है, वो किसके साथ रिलेटेड होगा, आरबीआई के साथ, दैट विल बी रिलेटेड टू आरबीआई, ठीक है। सो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है आपको याद रखने हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। सो इट इज द कैश रिजर्व रेशियो इज द एवरेज डेली बैलेंस दैट द शेड्यूल्ड बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द आरबीआई एज अ परसेंटेज शेयर ऑफ नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। अब ये नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी क्या है, ठीक है। सो इसके लिए भी आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले। इट इज नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, ठीक है, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। अभी नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी क्या है, तो आपको उससे पहले आपको दो चीजें याद रखनी होंगी कि हमारे डिपॉजिट्स कितने टाइप के हैं, ठीक है। हमारे डिपॉजिट्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अभी तो उसको पहले जाके देखो, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट करना। तो डिपॉजिट हमारे दो टाइप्स के हमने पढ़ा था। सबसे पहला हमारा कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट। दूसरा क्या है हमारा, टाइम डिपॉजिट, है ना, टाइम डिपॉजिट।
टाइम डिपॉजिट, या फिर जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट भी आप बोल सकते हो। डिमांड डिपॉजिट हमारा क्या बोलता है कि जो पैसा हमने अपने बैंक में रखा है हम उसको तभी ले सकते हैं जब हम उसको डिमांड कर रहे हैं। और आप डिमांड डिपॉजिट में क्या चीज इंक्लूड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम फैसिलिटी की यहाँ पे बात कर सकते हो, आप एटीएम में पैसे निकलवाने जाते हो, वो क्या है कि आपने पैसे की डिमांड करी और आपको पैसा जो है वो मिल गया। Whereas अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करूँ या टाइम डिपॉजिट की बात करूँ तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एफडी, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट ही है। एफडी में क्या होता है कि आपका अमाउंट जो है वो आप जमा करवाते हो, ठीक है, आप एक अमाउंट जमा करवाते हो, वो कितने साल तक, 5 या 6 साल तक, या जितना टाइम पीरियड के लिए भी आप एक्सटेंड करवाना चाहते हो उतने टाइम पीरियड के लिए वो आपके बैंक में फिक्स्ड रहता है, ठीक है। बट अब ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है हमारे लिए, तो एक जो है हम बोल सकते हैं कि हमारी सेविंग्स है, ठीक है, हमारी सेविंग्स है। फिर अगर एफडी पे हमें प्लस इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या है हमारे लिए, हमने एक टाइप की इन्वेस्टमेंट करी है, दैट इज एन एसेट फॉर अस, ठीक है। बट बैंक के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है, बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और जब हम इन दोनों लायबिलिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रॉस, है ना। और अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे किसकी बात करी थी, हमने यहाँ पे बात करी थी नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी की, बट यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रॉस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नेट तक पहुंचाने के लिए, इसको नेट तक पहुंचाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। नेट डिपॉजिट टाइम फैसिलिटी जो है हमारी, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी जो है उसको हमें जो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक टाइम लायबिलिटी, है ना, इसको नेट तक पहुंचाने के लिए, नेट डोमेस्टिक टाइम लायबिलिटी को करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटर बैंक फैसिलिटी, इंटर बैंक फैसिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर बैंक फैसिलिटी मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस वर्ड को ध्यान में रखना, क्योंकि ये वर्ड जो है हम आने वाले स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। तो इंटर बैंक फैसिलिटी क्या है कि अगर किसी बैंक को कैश की जरूरत है, ठीक है, अगर किसी बैंक को कैश की जरूरत है तो इट कैन टेक हेल्प ऑफ बैंक विच हैज सरप्लस अमाउंट। तो डेफिसिट बैंक क्या करेगा, डेफिसिट अमाउंट ऑफ बैंक क्या करेगा, किसकी हेल्प लेगा, उस बैंक की जहां पे सरप्लस अमाउंट जो है वो अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक टाइम लायबिलिटी को अगर मैं माइनस करती हूँ इंटर बैंक फैसिलिटी से, तो मेरे पास क्या आएगा, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको ये जो है वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, और नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी जो है हमारा कैसे बना है इसको भी याद रखना है, ठीक है। Whereas अगर मैं SLR की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू सेल्फ, सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज scheduled कमर्शियल बैंक्स हैज टू कीप विद इटसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है, दोनों जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके जो हमारा आरबीआई है, हमारे जो कमर्शियल बैंक, वो मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है ये तो हमने समझ लिया। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हेल्प करते हैं हमारी मनी सप्लाई को स्टेबल करने के लिए, वो चीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग का मीनिंग सबसे आप पहले देखो, ठीक है, राशनिंग का मीनिंग क्या है, क्योंकि क्रेडिट का मीनिंग क्या है, जो हम लोन लेते हैं बैंक से, दैट इज नोन एज क्रेडिट। बट राशनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोन देते जाओगे अपने कस्टमर्स को, तो वो क्या करेगा, वो भी हमारी इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा लोन दे रहे हैं, लोगों के पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। सो एक रेट ऑफ अमाउंट आरबीआई ने क्या करा है, एक फिक्स्ड अमाउंट रखा है, एक लिमिट क्रिएट करके रखी है, ओके दैट दिस इज अ लिमिट, इसके पार आप जो है लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते हो। सो दिस सेज दैट आरबीआई हैज फिक्स्ड द सीलिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ वेरियस कैटेगरीज दैट कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड सिंस इट डील्स विद द particular कैटेगरीज ओनली। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, ऑन गिविंग लोन्स टू दी पर्टिकुलर कैटेगरीज, ऑन वेरियस कैटेगरीज ओनली, ठीक है। मतलब इन जनरल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सोसाइटी, वी आर टॉकिंग ऑफ वेरियस सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है तो आरबीआई हैज फिक्स्ड सीलिंग देयर
कि आप इससे ज्यादा जो है इनको लोन नहीं दे सकते, दैट टू अंडर वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज, वो जो है हम उसको करंट अफेयर से रिलेट करके देखेंगे। बट यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोलता है कि एक जो है सीलिंग पुट होनी चाहिए जिसके पार आपको लोन जो है वो नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप होम लोन लेते हो, आप क्या करते हो, अपना होम गिरवी करते हो, बट इज दिस द केस कि आपको जो अमाउंट है उसकी इक्विवेलेंट मिलता है, आपको अमाउंट उसकी इक्विवेलेंट मिलता है। अगर आपका 20 लाख का घर है और आपको 20 लाख जो है वो लोन की जरूरत है, तो क्या बैंक आपको 20 लाख का 20 लाख लेगी? नो, द आंसर इज कि गवर्नमेंट ऑलवेज गिव्स 75% ऑफ द कोलेट्रल। ठीक है, जो आपने कोलेट्रल रखा है उसका हमेशा 75% ऑफ अमाउंट जो है आपको लोन में दिया जाता है। ठीक है, ये जो है हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस करा कि जो क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी भी आपको ज्यादा नहीं करनी, कम नहीं करनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको क्या करना है, जो क्रेडिट है जो आप लोगों को दे रहे हो उसको मेंटेन करके रखना है। फोर्थ क्या है हमारा? मॉरल सुएजन। अब क्या होता है कि आरबीआई, अब कई बार हमारा कमर्शियल बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक की आप एग्जांपल ले सकते हो, यू हैव टू रिलेट विद द करंट अफेयर्स, बिकॉज अगर कोई भी करंट अफेयर में या फिर कोई भी जो करंट हैपनिंग हुई है, तो व्हाट हैपेंस दैट कई बार जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। सो एक प्रॉपर वे में एक उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, एक उनको बोला जाता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई दैट वी गिव टू यू पीपल, बिकॉज अगर आप इनको तोड़ोगे, अगर आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो नहीं करोगे, तो ये क्या करेंगे, एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, एक बैड मैसेज देंगी हमारी सोसाइटी को। सो आरबीआई मॉरल सुएजन के थ्रू क्या करती है, एक बहुत उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाती है कमर्शियल बैंक्स को, और एक प्रॉपर तरीके से उनको बताती है कि आपने ये गलती करी है, फिर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मॉरल सुएजन। फिफ्थ पॉइंट क्या है? डायरेक्ट एक्शन। सो अगर एक दो बार या फिर 5-6 बार वार्न करने के बाद भी, एक प्रॉपर एथिकल मैनर में बताने के बाद भी अगर हमारा कमर्शियल बैंक नहीं सुनता है, सो एन डायरेक्ट एक्शन इज टेकन ऑन द बैंक्स, सो दैट उनको बताया जा सके कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े हैं और इनको तोड़ने का अंजाम जो है, जो हमारा अंजाम है उनको तोड़ने का, वो खराब हो सकता है। तो डायरेक्ट एक्शन इज टेकन फ्रॉम देयर। नेक्स्ट हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी, बट उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको चलाता कौन है? ऑफ कोर्स कमेटी। तो कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं हमारे? 6 मेंबर्स, जिसमें से 3 कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई, एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 आर द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो 3 है दैट आर अपॉइंटेड बाय द आरबीआई ओनली। सो इट सेज दैट द गवर्नर, वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर्स and executive directors are appointed by the RBI only, whereas external members are the nominees of the government, who are appointed that based on the recommendations of search cum selection committee consisting of a cabinet secretary of the Department of Economic Affairs, that is Ministry of Finance, and the nominees should hold office for a period of 4 years. ठीक है, अब जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट करा है इनको जरा ध्यान से देखना, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि जो वर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं इनको ध्यान से, इंपॉर्टेंट जो है ये है, और आपको बुक भी अगर आप कोई रेफर करके पढ़ रहे हो तो आपको वहां पे भी एक एक चीज जो है वो ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा? मनी सप्लाई एग्रीगेट्स। ठीक है, मनी सप्लाई एग्रीगेट्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? M0, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, मनी सप्लाई एग्रीगेट्स हमारे क्या बताते हैं कि अगर मैं बात करूं M0 की, तो M0 में क्या बताया गया है? दैट इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन। हमारी इकोनॉमी में कितनी सर्कुलेशन है इकोनॉमी की, इकोनॉमी की। सेकंड क्या है? बैंकर्स डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। नाउ अकेले कमर्शियल बैंक के ही नहीं, हमारे और इंस्टीट्यूट्स भी हैं दैट कीप्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, फॉर एग्जांपल हमारा आईएमएफ है या फिर और इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स अदर डिपॉजिट्स दैट आर विद द आरबीआई। M1 हमारा क्या बोलता है? करेंसी दैट इज हेल्ड विद द पब्लिक। ठीक है, करेंसी दैट इज इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक।
जो पब्लिक के हाथ में पैसा कितना है, पब्लिक के हाथ में पैसा कितना है वो किसमें इंक्लूड होगा, करेंसी दैट इज हेल्ड विद द पब्लिक। उसके बाद क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स विद दी बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया कि बैंक में कितना पैसा है और अगर हम उनको डिमांड कर रहे हैं, अगर हम डिमांड करके पैसा निकलवा रहे हैं तो वो हमारे बैंक्स में कितना है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है कि हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा है अब मैं एटीएम से जाके उसको निकलवा सकती हूँ, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। M2 में क्या इंक्लूड होगा, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट। अब आपने बहुत बार सुना होगा हमारे पेरेंट्स एफडी करवाते हैं, बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स करवा लो। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हमारा हमेशा आप याद रखना कि ये हमें क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो नहीं देते, ठीक है, हमें लोन्स की फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जाती बाय दी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, M3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, M3। M3 में क्या होगा, M1 इंक्लूड होगा प्लस इंक्लूड होगा इसमें नेट डिपॉजिट टाइम, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो अभी हमने देखा कि ग्रॉस एंड नेट में क्या डिफरेंस है, तो वही जो है इट इज अ पार्ट हेयर। और सिमिलरली M4 क्या है, हमारे पास M3 है और हमारे पास क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सेविंग्स। और जो हमारा M0 है, जो हमारा M0 है उसको हम बोलते हैं बेस मनी, ठीक है, बेस मनी। वेयर एज हमारा जो M1 प्लस M2 है इसको बोला जाता है नैरो मनी, ठीक है, नैरो मनी। वेयर एज अगर मैं बात करूं हमारे M3 प्लस M4 के, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड मनी, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रॉड मनी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई कि हमारे बेस मनी किसको बोला जाता है, हमारी नैरो मनी किसको बोला जाता है और हमारी ब्रॉड मनी जो है वो किसको बोला जाता है। ये जो है हमारी नैरो मनी है और ये जो है हमारी ब्रॉड मनी है और ये क्या है, हमारी बेस मनी। तो ये चीजें सबको क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर है कि हमारा जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या क्या हमारा क्या क्या फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। और हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने देखा, हमने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स देखे और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसे पड़ता है हमने वो भी देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। So the first question that has been asked is they have given us two statements. They have given us two statements. So उन्हें क्या पूछा गया है that when RBI increases the repo rate, repo rate क्या है, increase हुआ है, ठीक है। So the borrowings of the commercial bank from RBI becomes more expensive, है ना, right? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा तो हमारी बोरोइंग्स जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगी, हमारी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट रेजेस द इंटरेस्ट रेट विच इन टर्न रिड्यूसेस द टोटल मनी सप्लाई, ठीक है। अगर हमारा कमर्शियल बैंक के लिए अगर लोन एक्सपेंसिव होगा तो हमारे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, है ना, हमारे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे और मनी सप्लाई क्या होगी, इकोनॉमी में कम होगी क्योंकि हमें अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन आरबीआई डिक्रीजेस द रेपो रेट। अब यहाँ पे बात करिए डिक्रीज करने की। व्हेन आरबीआई डिक्रीजेस द रेपो रेट, बोरोइंग्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। यस, यहाँ पे अट्रैक्टिव होंगी क्योंकि अब आरबीआई को क्या, अब कमर्शियल बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, आरबीआई को कम इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सो इट लोअर्स द इंटरेस्ट रेट, हमारा जो है इंटरेस्ट रेट भी लोअर होगा, ठीक है, और मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो मनी सप्लाई क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। सो इट इंक्रीजेस द टोटल मनी सप्लाई क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट रेट कम करना, पे करना पड़ेगा तो हम ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये जो है ये भी ट्रू है और हमारा आंसर क्या बनता है, सी विच इज बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट देयर आर टोटल 7 members in the committee. Now 3 options या फिर 3 statements have been given of a monetary policy committee, जिसमें से पहला बोला गया है कि 7 members हैं, which is wrong। कितने members हैं, 6 members हैं। So 6 members in the committee, 3 members are from RBI itself, yes, and rest of them are appointed by the government of India. Rest are appointed, but rest कितने हैं हमारे, 3। So this statement is wrong. Next क्या है, the nominees of the MPC will hold office for a period of 5 years and will not be eligible for reappointment, ठीक है, ये तो ठीक है, बट हमने जो है चीज करी थी, हमने यहाँ पे क्या देखा था
कि हमारे ऑफिस कितना है 4 years के लिए है, वेयर एज यहाँ पे क्या लिखा गया है दैट द ऑफिस इज फॉर 5 years, विच इज रॉन्ग, द ऑफिस ईयर इज 4 years। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सो द करंट मैंडेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%, यस, विद द टॉलरेंस बैंड ऑफ +-2%, ये भी ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 21, यस करेक्ट, टू मार्च 31, 2030, यहाँ पे गड़बड़ है। अब अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहां पे बताया था फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, ये आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था, जहां पे 5 साल का पीरियड है विच इज अप्रैल 2026, ठीक है, 2021 से लेके 2026 का पीरियड है, वेयर एज हमें यहाँ पे कितना दिया गया है 2030 का, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो द आंसर इज नन। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आई टोल्ड यू कि कॉन्सेप्ट जो है उनकी प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एकदम प्रॉपर क्लैरिटी के लिए और करंट अफेयर्स के साथ इसको लिंक करके पढ़ने के लिए यू हैव टू यूज माय कोड PS15, जिससे आपको हेवी डिस्काउंट पे कोर्स मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू स्टडी फ्रॉम वन ऑफ द टॉप फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द इंडस्ट्री, जो आपको एकदम अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी देंगे, सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, सभी सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी जो है आपको मिलेगी। तो हम जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो यहीं पे खत्म होता है। हमने प्रॉपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करे इसके। प्रीलिम्स में हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको बुक्स पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, बुक्स में बहुत इन डेप्थ चीजें लिखी होती हैं जो कि आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना रेलिवेंट भी नहीं होता। तो आज की वीडियो में हमने एकदम रेलिवेंट पार्ट कवर करा है, जो कि ऑफकोर्स उसी को पढ़ के आपके बुक में आपके जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड ऑफ कोर्स बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। और इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग फॉर 2025 एंड 2026 एग्जामिनेशन, देन मेक श्योर आप ये प्रॉपर सीरीज देखो और उसके बाद जाके अपना स्टैंडर्ड बुक कोई भी आप पढ़ो, प्लस नोट्स बनाओ और उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में जाके डाउट लिखो अपना, सो दैट मेरे को पता लगे और मैं आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, चाहे शॉर्ट बनाओ चाहे वीडियो बनाओ या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट जो है वो सॉल्व करा जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।